लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा प्लेयर निकल क्यों नहीं पाया जो सपोर्ट कर सकते हैं और हमने की। अच्छा जाहिद भाई, ये बताइएगा कि आप नए खिलाड़ियों को पॉलिश करने के लिए, इस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए एसोसिएशन क्या कर रही है? नहीं चाहता था कि मैं एक ओहदे पे बैठा रहूं जिससे मैं इंसाफ नहीं कर सकता। जाहिद भाई, एक बात और कि कहते हैं इसमें सियासत बड़ी इन्वॉल्व होती है, क्रिकेट में भी सियासत, के प्लेयर्स को आगे लाने में भी सियासत कहीं ना कहीं रुकावट बनती है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आजकल झंग की क्रिकेट के बड़े चर्चे हैं। झंग से एक प्लेयर का सिलेक्ट होना झंग वालों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था, लेकिन इस क्रिकेटर को यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ लोगों की एक टीम होती है जो यहां तक आपको लाते हैं। उनमें अगर क्रिकेट एसोसिएशन की बात की जाए तो वो बंदा उनसे जो है ना इधर उधर हो नहीं सकता, कि हर एसोसिएशन का कहीं ना कहीं काम होता है। तो इस वक्त मेरे साथ क्रिकेट एसोसिएशन झंग के एक्स प्रेसिडेंट पीर तारिक गिलानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ जाहिद साहब तशरीफ़ रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं इस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन के झंग के, और अदनान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये फिनांस सेक्रेटरी हैं। तो आज की जो बात होगी क्रिकेट के ऊपर होगी, और ख़ास तौर पर झंग से जो क्रिकेट के टैलेंट की तलाश ये लोग कर रहे हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें मुबारकबाद दूंगा कि झंग से एक प्लेयर इस लेवल पे पहुंचा है कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, झंग का नाम रोशन करेगा। तो आप सबको मुबारक पहले। बहुत शुक्रिया। अच्छा पीर साहब, आपकी झंग में अगर एसोसिएशन की बात की जाए तो इतने अरसे से चल रही है, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसा प्लेयर निकल क्यों नहीं पाया? ये शायद मैं कहूँगा कि आपको सही आपने इन्फॉर्मेशन झंग क्रिकेट के बारे में ली नहीं है। हमारे झंग तो खैर नहीं, वो टोबे से बिलोंग करते, डिस्ट्रिक्ट टोबे से, गोजरे से, लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट था तो हमने पाकिस्तान को भी झंग से प्लेयर दिया है। अब के शहर झंग से यूएई की तरफ से भी इंटरनेशनल क्रिकेटर जो कि यूएई की टीम में खेले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी झंग से क्रिकेटर जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली है। लेकिन जब भी कोई लड़का इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देता है इंटरनेशनली, वो झंग का नाम रोशन करता है, तो उस पर बड़ी खुशी होती है। और हम थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हैं कि हमने जो इतना अरसा इस एसोसिएशन में रहते हुए मेहनत की है, या हमने जो काविशें की है लड़कों के लिए, नो डाउट के मेहनत और काविश तो उस लड़के की अपनी होती है, लेकिन जहाँ तक हमारा पार्ट होता है, जहाँ तक हमारा रोल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे हमें अल्लाह का शुक्र भी हम अदा करते हैं। हमें खुशी भी होती है कि हम जो सपोर्ट कर सकते हैं और हमने की, और जिसकी वजह से ये लड़के जो है ना आगे जाके। कितने क्लब हमारे पास इस वक्त आपके एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हमारे जी? क्योंकि अब तो एक तो पीसीबी के कुछ पुराने कानून और नया कानून, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये है कि हमारे पास 19 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं जिनके पास राइट ऑफ वोट है, जो पुराना हमारा आइन है उसके मुताबिक, और 5 क्लबें ऐसी हैं जिनके पास राइट ऑफ प्ले है। लेकिन जो रिसेंटली अभी एक स्क्रूटनी हुई थी, उसमें 46 तकरीबन क्लब्स को जो उन्होंने राइट ऑफ प्ले दिया था जी। तो अभी तक वही कन्फ्यूजन है कि जी आगे कौन सा लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास 19 राइट ऑफ वोट वाली टीम है, और 5 जो है राइट ऑफ प्ले वाली टीम है। अच्छा जाहिद भाई, ये बताइएगा कि आप नए खिलाड़ियों को पॉलिश करने के लिए, इस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए एसोसिएशन क्या कर रही है? इस तरह है कि हमारा जो जॉइंट वेंचर चल रहा है डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर हम एक अकेडमी बनाने जा रहे हैं, जिसमें टीन एजर बच्चे जो है अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल के बच्चे जो है, उनका रॉ मटेरियल जो है वो हमने प्रोवाइड करना है, उनको फैसिलिटेट डिप्टी कमिश्नर साहब करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो मंसूबा है ये पाइपलाइन के अंदर है। इससे पहले जो हालात वाक़यात हुए हैं वो इस तरह है कि हमारे पास कोई ऐसी सफिशेंट जगह नहीं है जहाँ पर हम अपनी अकेडमी रन कर सकें। बदकिस्मती से आप देखें कि हमारे जितने भी सराउंडिंग अजला है उसके अंदर प्रॉपर एक क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, उसी के अंदर ही प्रैक्टिस पिचेस होती हैं, एकेडमी लेवल के जो है वहाँ पे इदारे मौजूद हैं। जब तक हमारे पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं होगा तो हम किस तरह इसको रन कर पाएंगे। जहाँ तक बात है टीनेजर बच्चों की, उनको सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, उनको एक इन्वायरमेंट जो है वो चाहिए जहाँ पर वालिदैन सेटिस्फाइड हो कि हम अच्छे माहौल में खेल सकें, अच्छी जगह पे, अच्छे ग्राउंड में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम होने जा रहा है। आप इंशाल्लाह अच्छे भी उम्मीद रखें। तारिक भाई, एक बात और कि कहते हैं इसमें सियासत बड़ी इन्वॉल्व होती है, क्रिकेट में भी सियासत, के प्लेयर्स को आगे लाने में भी सियासत कहीं ना कहीं रुकावट बनती है, तो ये किस हद तक हकीकत? देखिए जी, अगर आप खुद स्पोर्ट्समैन हैं और इस चीज़ को जानते हैं
कि पहले जब हम छोटे थे सुनते थे कि जी इतने लड़के लाहौर से पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं और एक कराची का ग्रुप और एक लाहौर का ग्रुप है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि लेकिन सियासत है जी क्रिकेट में। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि जब भी मेरिट होता है तो वो हमेशा जो है ना रंग लाता है। क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट था तो उस वक्त हमने फैसलाबाद और सरगोदे के होते हुए, जिसमें आपके पाकिस्तान के प्लेयर भी खेलते थे, हमने रीजन विन किया हुआ है। और इसकी जो वाहिद रीज़न थी वो ये थी कि ये सारे मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे उस वक्त, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह में इकट्ठे हैं। तो मैंने एक बात इनसे की थी कि हमें रोप के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करनी, जो भी पॉलिटिक्स है वो रोप के बाहर होगी। रोप के अंदर जो हमने टीम उतारनी है वो 100% मेरिट होगी और अल्लाह ताला ने उसका हमें रिवॉर्ड दिया। हमने अंडर 19 भी रीजन विन किया, हमने सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी विन किया, हमने यानी झंग जैसे माहौल में आप देख लें कि हम ख़वातीन को बाहर निकाल सके और हमने ख़वातीन की टीम बनाई जो कि रीजन में वो रनर अप रही। तो मेरिट जब भी होगा इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम बनेगी। और अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिक्स है ये है ना, असल बात तो ये। अदनान भाई फाइनेंस सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हो, यकीनन ये एक मुश्किल काम है, पैसे को इकट्ठा करना और खिलाड़ियों के लिए सहूलतें जो है ना मुहैया करनी, तो इसमें आपको काफ़ी मसाइल रहते होंगे। तो सबसे अच्छा आपका फाइनेंसर कौन ये यहाँ देखते हैं कि देखिए अदनान भाई, एक्चुअली सब लोग अपना हिस्सा अपना किरदार अदा करते हैं, हर बंदा अपने तय पूरी कोशिश करता है। बहुत से क्रिकेट लवर्स हैं, अब मैं किसी एक का नाम लूँगा तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। जी जी, हमारे झंग के तमाम जितने भी सदूर हैं क्लबों की, पर्टिकुलरली पीर साहब हैं, हमारे अपने फेडरल चीफ हैं, नवाज़ अकरम साहब हैं, इन लोगों की तरफ से हमेशा हमें माली मुआवनत रही और हम लोगों ने क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए हमेशा इनसे सपोर्ट की। तमाम सदूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब आप किसी एक बंदे को नहीं कंसीडर कर सकते, तमाम क्लब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फ्यूचर अभी जिस तरह अभी आपको राना साहब ने बताया कि हम लोग अकेडमी बनाने जा रहे हैं, अकेडमी को रन करने के लिए हम लोग सेल्फ एक फंड्स जनरेशन का सिस्टम करेंगे। डीसी साहब की तरफ से भी हमें मुआवनत है, वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देंगे। फर्दर उसकी रनिंग के लिए इंशाल्लाह ताला हम लोग खुद जनरेशन करेंगे फंड्स की। प्लान है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला और फर्दर आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह जंग में क्रिकेट बहुत बेहतर फ्यूचर नज़र आएगा। पीर साहब से सियासत की भी बात कर लेते हैं ना थोड़ी, क्योंकि मैंने पहले सियासी सवाल आपसे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अदनान भाई की बात पे कि झंग में अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं या जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, ये स्पोर्ट्स को जिस तरह उनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इनकी मावनत करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। चंद लोग हैं जो कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में उनको अपना ज़ाती शौक़ भी है या वो करते हैं, लेकिन जो एक कम्युनिटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स के क्लब्स को या टूर्नामेंट्स को, वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जैद भाई, टेप बॉल काफ़ी फास्ट नहीं हो चुकी? टेप बॉल में तो लोग पैसा जो नौजवान है वो ज़्यादा कमा रहे हैं, इसकी तरफ ज़्यादा रुझान नहीं हो गया? बात इस तरह है कि पैसा मैटर करता है, लेकिन जहाँ तक बात गेम की, आप समझे कि गेम की तरक्की की है, उसमें टेप बॉल क्रिकेट आपके लिए मुआवन साबित नहीं हो सकती। लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्लेयर्स के लिए मौके पैदा करने चाहिए। जिस तरह पीर तारिक गिलानी साहब ने भी फरमाया कि अगर जिस तरह झंग से बिजनेसमैन है और इसी तरह पूरे पाकिस्तान से है, अगर वो लेदर बॉल क्रिकेट पर तवज्जो दें तो क्यों प्लेयर जो है वो टेप बॉल में जाएगा? असल मसला तो यही भी है कि प्लेयर को अपना घर भी चलाना है और उसके साथ साथ अपना शौक़ भी पूरा करना है। शौक़ के बाद जब वो प्रोफेशनल होता है तो उसके लिए उसको अपने घर के तमाम इंतज़ामात सेव करने होते हैं, उसके लिए बिजनेसमैन कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और स्पोर्ट करेंगे तो प्लेयर्स आगे। अच्छा, सियासत पे बात करते हैं। फिर साहब, आप झंग की सियासत में इन रहे काफ़ी अर्सा, लेकिन अचानक सियासत से झंग की कम से कम दूरी इख्तियार की, इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं जी, इसकी कोई ऐसे वजह तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई NA50 से और मैंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा और मैं रनर अप रहा लास्ट टाइम। अच्छा, तो इंशाल्लाह भी उम्मीद है कि अगली दफ़ा अल्लाह बेहतर नतीजा देगा। किस आप वही NA50 पे रहेंगे या झंग की सियासत पे भी कुछ फोकस रहेगा? झंग में आप पीपल्स पार्टी के बड़े हमें लगे एक्टिव रहे, पीपल्स पार्टी के जब आप सदर रहे हैं तो काफ़ी एक्टिव थी एक पार्टी, लेकिन उसके बाद कोई इतना ज़्यादा हमें कोई नज़र नहीं आया किसी भी पार्टी में आपका रोल। नहीं, उसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि मेरी सियासत वहाँ पे है, मेरा हल्का वो है, तो मैंने ख़ुद रिज़ाइन भी इसीलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं एक ओहदे पे बैठा रहूं जिससे मैं इंसाफ नहीं कर सकता। तो क्योंकि मेरी सियासत वहाँ पे थी तो मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हूँ अपनी पॉलिटिकल ग्रुप के साथ और दोस्तों के साथ, और वहाँ ज़्यादा मैं टाइम देता हूँ।
अगर मैं ये पूछूं कि NA50 में सबसे बड़ा मसला क्या है और NA110 जो करंट छंक है इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है आपकी सियासत की नज़र में? देखें जी, ये बिल्कुल अगर मैं ये कहूँ कि ये आप दो मुख्तलिफ दुनिया की बात कर रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। NA50 जहाँ तक है वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। रोड्स नहीं है वहाँ पे, स्कूल्स नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स नहीं है। यहाँ पे तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि स्कूल है, टीचर शायद वहाँ पढ़ाने नहीं जाता, हॉस्पिटल है, डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी नहीं देता, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बुनियादी तौर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, वो एक सरहदी हल्का है कि एक साइड से अफ़गानिस्तान उसको लगता है और एक साइड से बलूचिस्तान। तो वहाँ पे जिस तरह अभी ये रिसेंटली, एक तो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मजम्मत भी करूँगा जो जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में जो ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ पे ये सेक्टेरियन इश्यूज़ और ये दहशतगर्दी और अक्रॉस द बॉर्डर जो मामलात हैं, इनका बहुत बड़ा असर है वहाँ पे। और जहाँ तक आप 110 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारा बुनियादी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें भी बहुत सारी फ्लॉज हैं। बेसिकली हमारा जो, अगर शहर के हवाले से बात की जाए तो हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है ये आपके सामने है कि एक बारिश जो है उसका पानी 10 दिन खड़ा रहता है। और उससे हट के अगर आप देखें, हमारे अगर DHQ को देखा जाए तो वहाँ पे, मैं तो किसी ज़माने जब मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था तो अपनी स्पीचेस में भी ये बात करता था कि बजाय आप यहाँ पे ना डॉक्टर्स के एम्बुलेंसेस की कोई तादाद ज़्यादा कर दे, क्योंकि जो भी मरीज़ इस हॉस्पिटल में जाता था तो वो फ़ौरन फैसलाबाद के लिए रेफ़र, और अब तक वही प्रैक्टिस चल रही है। हमारा इतना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आबादी 30 लाख से ऊपर है, तो ये हमारा, अगर हमारा एक मेन हॉस्पिटल है उसमें भी सहूलियात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो इस तरह अगर झंग के भी मसाइल पर बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि झंग बहुत बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, तो अभी आपको अभी भी मसाइल नज़र आ रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज करके आया, मैं कोई 35 दिन झंग से बाहर रहा हूँ, तो एक मैंने जी एक तब्दीली देखी है कि जी सड़क पे जो मुख्तलिफ सड़कों पे जो बड़े दरख्त लगा दिए गए हैं, मैं खुद एक दफ़ा मुड़ते हुए भूलने लगा दरख्तों की वजह से। अच्छा, कि ये तब्दीली को तो जो मैंने कम से कम ऑब्जर्व किया है जी, ये आप कह सकते हैं कि बदल रहा है, ऑब्जर्व किया जी, बदल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत हो रही है, क्योंकि अब आप इस हमारे पंजाब की सियासत से भी वाकिफ़ हैं, यहाँ भी सियासत में आप रहे और इलेक्शन भी लड़े, इसी तरह आप NA150 में रहे, NA50 में, तो ये कुछ आपको लगता नहीं है कि सियासत अब खिचड़ी पकी पड़ी है ओवरऑल, कोई आवाम के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा, जैसे आवाम पे हमले हो रहे हैं बिजली की शक्ल में, या क्या कहते हैं पेट्रोल बम गिर रहे हैं आवाम पे, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मैं, अगर आप मेरी बात समझ सके, हम यहाँ पे जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा रुख किबले की तरफ होता है, जो यहाँ से मगरिब बनता है। जी जी। जब हमें पता है कि हमारा किबला मगरिब में है, हम उधर नमाज़ पढ़ते हैं। जिस दिन हमें पता चले कि हमारा किबला मशरिक़ की तरफ है तो हम मशरिक़ की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। जिस दिन सियासतदान समझेंगे कि आवाम की वोट से हमने पावर में आना है और यही हमारा ज़रिया है आगे इक़्तिदार में आने का, और कल हम फिर इसी आवाम के पास आके जवाबदेह होंगे और इन्हीं के वोटों की वजह से हम असम्बली में जाएंगे, तो फिर आवाम की तरफ भी तवज्जो होगी, लोगों के मसाइल की तरफ भी एड्रेस किया जाएगा। और जब आपका किबला ही कहीं और होगा, आप सिलेक्शन ही कहीं और से अपने आप को समझ रहे होंगे, और फिर आप आपको आवाम की ज़रूरत ही, आवाम पे ऐसे ही हमले जा रहे हैं, आवाम की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आवाम पे। जिस दिन आप पॉलिटिशियन को आवाम की ज़रूरत होगी उस दिन वो आवाम के बस। अच्छा, ये पीर साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि जिस वक्त हुकूमत को आवाम की ज़रूरत होगी उस वक्त आवाम के मफादात के लिए सोचा जाएगा। और आज जो मैं अक्सर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं ना, तो बहुत मुझे जो है ना उस पर हो रहा था कि यार ये बड़ी जाती है आवाम के साथ। पीर साहब भी बहुत बड़ी निशानदेही कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग आवाम के वोटों से सिलेक्ट करके लोगों को आगे लाएं, तो आपको आवाम के लिए सोचना पड़ेगा। और ये जो सियासी लोग आपके साथ चंद जुड़ चुके हैं, ये फिर इलाकों में नहीं आ सकेंगे अगर आप ऐसी हरकतों से बाज ना आए। इसी तरह है ना, ये हरकतें नहीं तो ये तो कल को इलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर निगरान सेटअप लॉन्च हुआ तो मुल्क में इलेक्शन होंगे? देखें जी, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन होने भी चाहिए, और अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जमहूरियत को तसलसल नहीं मिला। अगर अभी कुछ अरसे से मुशर्रफ साहब के बाद अगर एक जमहूरियत का तसलसल है भी, तो अभी तक हम जमहूरियत को शायद समझ ही नहीं सके हैं। हमने अभी तक जमहूरियत के सही मतलब कोई नहीं समझा, और हमें आज तक जो हमारी पीपल्स पार्टी का भी है कि जी जो ताकत का सरचश्मा आवाम है, पीपल्स पार्टी हमेशा इसी पे सियासत करती है, लेकिन पाकिस्तान के ओवरऑल पार्टीज़ ने भी इस बात को समझा नहीं है, क्योंकि हम
उस इदारों और उन लोगों की तरफ हमारी हमेशा नज़रें होती हैं और हम हमेशा चुने जाने के शौक़ में जी उनके कोई हमारे ऊपर हाथ रख दे। चुने जाने के शौक़ में उनके हाज़िरियाँ देते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि इस दफ़ा हुमा हमारे सर पे बैठे। तो जब तक हम हुमा सर पे बैठाने के लिए तगो-दो करते रहेंगे तो तब तक सियासत का यही हाल रहेगा। और जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगी कि हमने ये अवाम में से हैं और हमने अवाम की खिदमत करनी है और अवाम की खिदमत करके ही हमने आगे जीतना है, तो फिर इंशाल्लाह फिर अवाम के बारे में भी सोचा जाएगा। अच्छा, आपको कोई नज़र आ रहा है दूर की एक नज़र से, पीरों वाली नज़र से, कि पाकिस्तान के हालात बदलेंगे कभी? जी मैं एक चीज़ तो समझता हूँ, ये मैं आपसे बड़ा सवाल क्योंकि ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना है। और ये भी आप एक चीज़ समझें कि क्योंकि ये वाहिद एक इस्लामिक एटमिक कंट्री है, तो ये सिर्फ आपके हमसाये या आपके अंदरूनी सियासत या ये मामलात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है ना गेम्स हैं जिसमें इस मुल्क को नहीं बर्दाश्त किया जा रहा। और बुनियादी तौर पे हमारे एटमिक प्रोग्राम को जो है ना जिस नज़र से पूरी दुनिया देख रही है, गैर मुस्लिम जो हैं, यहूद और नसारा, जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपके दोस्त नहीं हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा मुल्क कि जो इस्लाम के नाम पे भी बना हो और जो फिर एटमिक भी कैरी करता हो वॉरफेयर। तो फिर उसके बाद आप किस तरह यानी कि ये समझेंगे कि होने नहीं दे रहे ना, नहीं कभी भी यहाँ पे जो है ना आपको हमेशा आपके इलाकाई मसाइल में, लिसानी मसाइल, आपके मजहबी तफरकात हमेशा, और आपको कभी भी देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अगर कुदरती वसाइल की बात की जाए तो हमारे पास पिछले जो मैं एक प्रोग्राम दे रहा था कि मोर देन $6 ट्रिलियन के आपके पास कुदरती वसाइल पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन क्यों नहीं उनको निकाला जा रहा, क्यों उसको बड़े जो आपका अच्छा हर दफ़ा हमें बता दिया जाता है कि यहाँ इतने पड़े हैं वसाइल जी, इतना ख़जाना पड़ा है। हमें अक्सर ये कहा गया कि चनियोड़ में भी ख़जाना पड़ा है, लेकिन अचानक कोई लॉक लगा और वो भी पता नहीं कि क्या हुआ, और बता देते हैं कि ख़जाना पड़ा है, भाई निकालना कब है? यही तो बात है ना कि हम $1 अरब के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे होते हैं ऑलमोस्ट, और उधर से बता रहे हैं कि अरबों हमारे पास, और खरबों रुपए हमारे पास डॉलर में, और हमारे पास इतने वसाइल पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कर्जा हम पे है या मुल्क को चलाना, इसको तरक्की देना, ये इतना बड़ा मसला नहीं है अगर हम, लेकिन मसला इसलिए है क्योंकि जब मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि ये जो एक चीज़ है इसमें मुझे कितना मिलना है, मुझे अगर मुल्क की सोच ना हो, अवाम की सोच ना हो, और मुझे अपनी जेब की फ़िक्र होगी, तो ज़ाहिर है फिर मेरी प्रायोरिटी वो होगी। तो मैं ये नहीं देखूँगा कि इसमें से कितना कौन लेके जा रहा है, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मेरी जेब में कितना आ रहा है, मेरे हिस्से में कितना आना है, मैंने कितना छीनना है इस चक्कर में। अच्छा, आप बड़े अच्छे माशाल्लाह सियासतदान भी थे, पीरों में भी आपका एक नाम है, पीर आगा साहब का भी, आप उनके फर्जंद हैं, तो ये क्रिकेट की सियासत में अचानक कैसे आना? देखिए जी, स्पोर्ट्स जो है वो मैं समझता हूँ कि एक हर हेल्दी इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। तो शुरू से बचपन से भी शौक़ था, टीवी पे भी क्रिकेट बहुत देखते थे और फिर खेलते भी थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जी इस क्रिकेट की सियासत में भी आ गए। और इसी मैंने आपको एक बात बताया कि शायद मेरा दौर, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कंपेयर अब तक कोई कर सकता है मेरे दौर के साथ, कि झंग को मैंने ग्राउंड भी दिया, झंग को मैंने चैम्पियन भी बनाया, झंग को मैंने इंटरनेशनल प्लेयर भी दिए। ये मेरे अकेले की एफर्ट नहीं थी, मेरी पूरी टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क था, लेकिन लीडर एक अच्छा होता है जो पूरे सबको खींच के ले आए स्टेज। तो ये मैं समझता हूँ कि, और इसी वजह से हम जो जितने भी हमारा ग्रुप है इकट्ठा है, हम उसी विजन पे जो है ना काम कर रहे हैं कि हमने झंग की क्रिकेट को तरक्की देना है। मेरा कभी भी ये नहीं हुआ कि जिस तरह हमारे अमूमन होता था पहले कि जी मेरे क्लब के कितने लड़के होंगे, कभी भी मैंने ये बात नहीं की, और न ही हमारे दोस्तों में से कोई करता है। हम सिर्फ मेरिट को जो है ना वो देखते हैं और वही जो है ना इसका फायदा। जाहिद भाई, झंग की क्रिकेट के मसाइल इस वक्त क्या चल रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हम अपनी बेबसी जो है वो जाहिर करने से पहले ये सवाल अपने पॉलिटिशियन से भी करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने दूसरे शहरों की तरह कभी सोचा है कि यहाँ पर क्रिकेट का कोई स्टेडियम होना चाहिए जिसको देखते ही महसूस हो कि ओनली फॉर क्रिकेट स्टेडियम है। उसके बाद हम जवाबदेह हैं कि हमने ग्राउंड बनाना था, नहीं हमने नहीं बनाना था, ये गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस का काम है। अगर वो हमें जगह देते हैं, लेट्स सपोज कि आज अगर यहाँ पर पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल असेंबली भी ख़त्म होने वाली है, प्रोविंशियल ऑलरेडी ख़त्म है, अगर हमें एक कतई अराज़ी जो कि 8 एकड़ पर मुश्तमिल हो वो मिल जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि हम अपने दोस्त अहबाब के ज़रिए वहाँ पर वर्क शुरू कर सकते हैं
और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह के पीर साहब ने अपने टेन्योर में 2011 में रिक्वेस्ट की थी, उस पर सफिशेंट जो है ना अमल भी हुआ था। सबसे बड़ा मसला ही क्रिकेट ग्राउंड का है। जब क्रिकेट ग्राउंड होगा प्लेयर की सोच भी बदल जाएगी। मेरा ख्याल है अदनान भाई आपको नहीं पता कि मैंने पाकिस्तान को टच किया एज ए मैनेजर, इस पर मुझे फ़ख्र नहीं है। मुझे फ़ख्र उस वक्त होगा जब हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से और हमारे रूरल एरियाज से प्लेयर नेशनल लेवल तक जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर कर्ज है। डायलमा जो हमारा सबसे बड़ा यही है कि हम प्लेयर को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अच्छी जगह खिला के उन्हें उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा, गेम भी बेहतर होगी, और जब फिर बड़े ग्राउंड में जाएंगे उन्हें ये फील नहीं होगा कि इधर पहुंच गए हम। जी बिल्कुल, उन्हें ऐसे ही लगेगा जैसे अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं। और जो आपके फिनांस सेक्रेटरी हैं उनके मसाइल का मुझे तो पता है कि फिनांस सेक्रेटरी एक मुश्किल जॉब है, और उसे लेकर चलना अदनान भाई के मसाइल से मैं काफ़ी हद तक ओवरऑल जो है ना वाकिफ़ हूँ कि क्रिकेट में फिनांस सेक्रेटरी या ओवरऑल जो गेमें हैं उनमें क्या सूरत हाल होती है। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि झंग के लोगों के लिए पीर साहब आप कोई मैसेज देना चाहें, क्रिकेटर्स के लिए भी और पब्लिक के लिए। देखिए जी, एक तो हमें हमेशा पुरुमीद होना चाहिए अल्लाह से भी, और बाकी जो हमारा सिस्टम है बेहतरी की ज़रूरत हर जगह पे है। लेकिन जो मैं अपने क्रिकेटर्स जो हमारे हैं भाई उनको भी और ओवरऑल भी एक बात कि ना उम्मीदी कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा अपनी तरफ से पॉजिटिविटी का शो करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे अमूमन एक बात होती है कि जी 5 भी चोर हैं, तो उन 5 चोरों की वजह से आप छठे को चोर नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई 5 लोग नेगेटिव कोई एक्टिविटी करते हैं या नेगेटिविटी से कोई वक्ती तौर पे फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये कम से कम हमें एक ज़ाती तौर पे हर एक इंसान को ये एक सोच होनी चाहिए कि मुझे पॉजिटिव रहना है। मुझे थोड़ी सी शायद एफर्ट ज़्यादा करनी पड़े, शायद मुझे सफ़र कोई थोड़ा ज़्यादा करना पड़े, शायद तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा बेयर कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। हाँ, कुर्बानी देनी, और उसके लिए हमेशा पॉजिटिव इंसान रहेगा तो फिर उसका सिला अल्लाह ताला इंसान को देता है। जाहिद भाई, आप झंग के क्रिकेटर्स के लिए कोई मैसेज? झंग के क्रिकेटर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जैसा कि आपने फैसलाबाद के खिलाफ रिसेंट पास में होने वाला जो 3 रोज़ा मैच है उसके अंदर आपने देखा कि हमने जो 11 बेस्ट 11 उतारी, बेस्ट 15 जो है वो हमने ग्राउंड में उतारी, बल्कि फैसलाबाद लेके गए। उससे पहले 48 बेस्ट प्लेयर्स का इंतखाब हुआ। आप हमारे ऊपर भरोसा रखें और आप अच्छे की उम्मीद रखें। अभी जो हम मियाँ वाली खेलने जा रहे हैं उसमें भी आप देखिएगा कि जो मेरिट है उसी को मद्देनज़र रखा जाएगा। ये बात मैं आपको इतने ही वसूख से कह सकता हूँ जैसे कि मेरा नाम राना जाहिद है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरिट पे प्लेयर जाने चाहिए। अदनान भाई, आपका मैसेज झंग के प्लेयर्स के लिए? आप वैसे ओवरऑल भी मैसेज दे दें कोई। मैं ये समझता हूँ कि देखिए अभी आपके सामने आज आपने किया बहुत अच्छी लड़की का तैयब अब्बास जो T10 लीग में खेल के एज एन T10 लीग में वो झंग का सपोर्ट है। झंग के लड़कों को चाहिए अपनी मेहनत करें, प्रॉपर अपना टाइम दें क्रिकेट को, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे। हम लोग मेरिट पे काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, झंग की क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने इन तीनों मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवाने में फ़हीम अब्बास डाई साहब ने भी पूरा अपना किरदार अदा किया। उनके भी हम मशकूर हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।